चलिए तो लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, IND AS 110 is applicable on consolidated financial statements। ये जो टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पर कौन सा IND AS एप्लीकेबल है। तो आज मैंने आपको नंबर बता दिया है कि IND AS 110 हमें यहां पढ़ना पड़ेगा। तो IND AS 110 में सर क्या है? तो IND AS 110 में क्या है? तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, एक दो चीजें थोड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन दिस IND AS या दिस IND AS suggest how consolidated financial statements are prepared। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। कंसोलिडेशन का बेसिक मीनिंग भी हम देख चुके हैं, लेकिन कैसे बनेंगे वो ये IND AS बताएगा। मींस दिस IND AS सजेस्ट कंसोलिडेशन प्रोसीजर। एक पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, एक सब्सिडरी कंपनी के अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, दोनों को कंबाइन करके कंसोलिडेट बनेंगे, ये मालूम है। लेकिन कैसे बनेंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या तरीका होगा, वो IND AS 110 बताएगा। चलो बहुत काम का IND AS है यार, ये तो बहुत ही काम का IND AS है। फिर तो मैंने कहा जी ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप exist when control exist। सर ये क्या है सर? मैंने कहा लिखिए तो सही। पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगी जब कंट्रोल एग्जिस्ट होगा। सर मतलब मींस इन्वेस्टर कंपनी कंट्रोल्स इन्वेस्टी कंपनी। जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर जो भी शेयर्स खरीदे हैं, वो कंपनी इन्वेस्टी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया उसको कंट्रोल करे, तो पेरेंट सब्सिडरी होता है रिलेशनशिप। तो सर इसका मतलब हमको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करती है या नहीं। यस बिल्कुल। और मैं आपको यहां पे बता दूं, डेफिनेशन of control is very wide, vast, wide definition, very wide in IND AS। IND AS में कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा एलॉबरेटेड है, बहुत डिटेल में समझने वाली है। बट जब तक मैं आपको क्लास में ये वाइड मीनिंग ना बता दूं तब तक, बट जनरल मीनिंग ऑफ कंट्रोल, ये बिल्कुल ध्यान रखना। मैं स्पेशली यहां बोल रहा हूं कि ये जनरल मीनिंग है। इन्वेस्टर कंपनी
इन्वेस्टर कंपनी holds greater than 50% equity shares of इन्वेस्टी कंपनी। जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कौन से शेयर्स में किया है? इक्विटी शेयर्स में किया है। कितना किया है? 50% से ज्यादा। तो यह कंफर्म है कि कंट्रोल आ जाएगा। then control exist। ये बात तो हम कह सकते हैं कि then control exist, लेकिन मैं फिर एक बार लिखवाऊंगा ताकि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अभी कंट्रोल का बहुत भारी मीनिंग पढ़ना हमें बाकी है। इन डेज में कंट्रोल को बहुत डिटेल में समझाया गया है, ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे जाकर लेंगे ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। देन कंट्रोल एग्जिस्ट, ये जनरल मीनिंग है और इस मीनिंग के हिसाब से इन्वेस्टर जो है वो पेरेंट है, यानी होल्डिंग कंपनी है जिसने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सब्सिडरी है। सर ये बात आपने हमको पहले भी बता दी थी। मैंने कहा बिल्कुल बताई थी, लेकिन आज एक बात बता दी वापस से कि भाई कंट्रोल को इतना आसान मत समझना कि अरे वाह 50% जो ऊपर तो कंट्रोल आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक मैं आपको वो वाइड मीनिंग जो इंडेस में दिया गया वो ना बताऊं, तब तक आपको कंट्रोल का ये मीनिंग बेसिक समझ के रखना है, ठीक है। अब इंडेस में कुछ बातें हैं। व्हाट इज डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कुछ बेसिक शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। तो यहां पर द डेट ऑन विच पेरेंट कंपनी acquires shares in subsidiary company such date is called date of acquisition। मैं इसको प्यार से बोलता हूं डोआ, डेट ऑफ एक्विजिशन। जनरल मीनिंग, मैं हर चीज का पहले जनरल मीनिंग ही बताऊंगा आपको, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना है। हाँ सर, जिस दिन आपने शेयर एक्वायर किए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में, जिस दिन शेयर एक्वायर किए वो डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट what is date of consolidation। तो सर इसका भी जनरल मीनिंग लिख लें क्या? मैंने कहा हाँ लिख सकते। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या? द डेट ऑन विच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। सर ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। लेकिन इंडेस है तो थ्योरी, जो इंडेस के प्रोविजन है वो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ने पड़ेंगे आपको। द डेट ऑन विच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आर इज कॉल्ड डेट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको मैं प्यार से कहता हूं डॉक। ये क्या है सर? बिल्कुल जनरल मीनिंग है, मतलब
किसी अगर 11th क्लास के स्टूडेंट को भी समझाया जाए तो वो समझ सकता है, इतना जनरल मीनिंग ही। हाँ, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो नेक्स्ट, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये 2 तारीख का मतलब हमने समझा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन एक अलग चीज है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन है। डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन मे बी सेम डेट एंड मे ऑल्सो बी डिफरेंट डेट्स। ये दोनों सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। सर कैसे? कैसे? अरे भाई, जब हम कह रहे हैं हो सकती है तो हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? मैंने कहा देखो भाई, एग्जाम्पल, ऑन 1 अप्रैल 2019 एच लिमिटेड एक्वायर्स 60% शेयर्स ऑफ, शेयर्स बोल रहा हूं तो इक्विटी होंगे, एस लिमिटेड। एंड ऑन द सेम डेट कंबाइंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट में बोल रहा हूं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी आएंगे। कंबाइंड, चलो लिख लेते, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। 1 अप्रैल 2019 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, 60% खरीद लिए, 50% से ज्यादा हो गए। एच का इस पे कंट्रोल आ गया, एच पेरेंट बन गई और ये सब्सिडरी बन गई। और उसी दिन इन्होंने अपने अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही रखे होंगे, नो डाउट होंगे ही। इन्होंने उसी दिन एक कंबाइंड स्टेटमेंट भी बनाया। तो यहां पर हम कहेंगे इन दिस केस DOA इक्वल टू DOC। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक नोट लिखेंगे यहां पर, एज पर द लॉ at the end of each year, ये लॉ की बात कर रहे हैं सिंपल, at the end of each year, नोट करना जरा ध्यान से। हाँ, parent company has to prepare consolidated financial statement along with subsidiary or subsidiaries। लॉ के हिसाब से हर साल के एंड पर पेरेंट कंपनी को अपनी जितनी भी सब्सिडरी एक है, एक से ज्यादा है, सबके साथ मिलकर कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही करना है। सो इन द अबव एग्जाम्पल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFAs prepared at the end of each year till the relationship exists। जब तक इनके बीच में रिश्ता रहेगा तब तक ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आगे की बात है, लेकिन बनेंगे। till CFAs at the end of each year
In the above example, CFA is prepared at the end of each year till the date of relationship exist. ठीक है, तो ये बंधन जो है होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन जन्मों का संगम नहीं है। 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी साल रहे, टिल द डेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, सो अगर आपसे हम बोले डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो अब 1/4/2019 ही आएगी। डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन तो 1/4/2019 को भी होगा। इसको कहते हैं कि वो पहली बार जब हम मिले, फर्स्ट कंसोलिडेशन, वो पहली बार जब हम मिले, और इसके बाद जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, मतलब सर जब तक है जान मतलब 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, वो तो हर डेट पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। 31 मार्च 22, और यहां पर मैं लिख रहा हूं टिल द डेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। और इन सबको मिलकर मैं कह सकता हूं ऐसे, सबसिक्वेंट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होगा ये क्लियर हो रहा है, कब कब होगा ये क्लियर होगा, कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो अभी आपको इन डेज बताएगा, लेकिन ये बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, यहां तक कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला, बहुत ही आराम से पढ़ने वाला चैप्टर है, और एक एक कर धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। हाँ, नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। या पॉइंट नंबर हमारा कौन सा था? 7, 8। Is it necessary that थोड़ा ऊपर there must be NCI? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, एनसीआई का मीनिंग अभी फिर समझेंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि एनसीआई हो? नो। देयर मे बी एनसीआई, देयर मे नॉट बी एनसीआई। सर मतलब बड़ा सिंपल है सर, एग्जाम्पल दो। मैंने कहा रुको जरा। एच लिमिटेड एक्वायर्स 79% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इन एस लिमिटेड। ठीक है ना, ये सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 50% से ज्यादा है, तो एच लिमिटेड क्या है सर? शेयर होल्डर है सर। हाँ सर, जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर के लिए शेयर्स।
तो एच लिमिटेड शेयर होल्डर है एस लिमिटेड के लिए, इसको कहेंगे हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 50% जो ऊपर आ गया ना, और वैसे कंट्रोल का मीनिंग बहुत अलग है, बहुत वाइड है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है कि 50% जो ऊपर है तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और यहां पर ये है 79%। और एस लिमिटेड में अदर्स, बाकी लोग, वो क्या है? अरे सर वो भी शेयर होल्डर्स हैं बेचारे, लेकिन वो बेचारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। या शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, वहां तो एच लिमिटेड अकेला था, और ये कहलाएगा इनका कंट्रोल नहीं है बेचारों का, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और ये 21% है टोटल, तो 100 ही होता है, क्योंकि अगर एच लिमिटेड एक्वायर्स 100% ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, लो भाई एच ने एस के सारे ही शेयर खरीद लिए, माय गॉड, तो अब क्या होगा? अब तो यहां एस का मालिक एक हो गया, एस का मालिक एक, सबका मालिक का तो नहीं मालूम, लेकिन एस लिमिटेड का तो मालिक एक हो गया। इन एस लिमिटेड यानी सब्सिडरी सर एच लिमिटेड क्या है? अभी भी है तो शेयर होल्डर, उनका क्या है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और ये 100% है। सर अदर्स की क्या कहानी है? अदर्स नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ही नहीं। एनसीआई नॉट एप्लीकेबल, नील, लिखने को लिख दो चाहो तो ये भी पॉसिबल है कि पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप के केस में हम जब कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं तब एनसीआई हो एनसीआई ना हो, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है सर, अब हम 9th नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नॉलेज दूंगी, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने को आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है एग्जाम का, तो टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाने को आएगा। सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चन इसी पर आएगा। फिर कंसोलिडेटेड पीएनएल भी हो सकता है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकता है, और फिर कंसोलिडेटेड सौसे।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये बनाने को आ सकते हैं। ठीक है ना? नोट कर लिया ये? यस सर। वेरी गुड। अब इसमें भी, इन सब में भी जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने वाला हूं। ये तो चारों में से कुछ भी बनाने को सकता है, लेकिन जो है इसमें क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हो सकते हैं वो बात कर रहे हैं। मेजरली मुझे जो लगता है वो 4 तरह की सिचुएशन आ सकती है। क्या? एक, CFS ऑन डोआ विथ NCI। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को आ गए, उसी दिन जिस दिन एक्वायर किए थे सेम डे पे बनाने हैं, और NCI भी है, मतलब वो पूरे 100% वाला केस नहीं है। हां सर। दूसरा, CFS ऑन डोआ विदाउट NCI। सवाल में NCI हो ही ना, यह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब क्या? CFS आफ्टर डोआ, डेट ऑफ एक्विजिशन जा चुकी है, अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कोई से भी डेट का आ सकता है सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा? वही तो देखना है क्या फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। CFS आफ्टर डोआ, उसमें भी NCI आ सकता है। CFS आफ्टर डोआ विदाउट NCI आ सकता है। तो ऐसे 4 तरह के सवाल में से ही कोई एक सवाल बनता है। मेरे हिसाब से 5वां कोई केस बनता ही नहीं है। 5वां कोई ऐसा स्पेसिफिक केस बनेगा ही नहीं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने को आएंगे, चाहे कंसोलिडेटेड पीएनएल आए, चाहे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आए, चाहे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आए, चाहे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने को आए, अल्टीमेटली जिस दिन एक्वायर किए सेम डे पे बनाने को आ जाएगा, या उसके बाद किसी भी डेट का आ सकता है, और उसमें एनसीआई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। राइट? तो ये इस तरह की इतनी बातें यहां तक क्लियर करिए। पहले तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है यहां तक। हो गया इतना? नोट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। तरीके से नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 10 लिखिए।
हाँ देख लो, आराम से देख लो पहले। ये किसी का मैसेज आया हुआ है कि सर 1:30 बजे तक क्लास ले लो अगर आप फ्री हो तो। यार वही तो दिक्कत है, फ्री नहीं हूँ रौनक, 1:30 बजे तक क्लास नहीं ले सकते। सर फिर कल थोड़ी ना लोगे? हाँ वो तो देखते हैं, नहीं लेंगे अगर आप बोलेंगे तो। चलिए अब पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं फटाफट से। एक बेसिक कैलकुलेशन मैं आपसे पूछूंगा पहले, बेसिक कैलकुलेशन जो कि बहुत जनरल कैलकुलेशन है। ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया है, एक्वायर्स बी लिमिटेड। दिस इज परचेज ऑफ बिजनेस। हाँ सर बिजनेस परचेज किया, ए ने बी को खरीद लिया, जैसे गुड्स खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं, वैसे पूरा बिजनेस खरीद लिया। कॉल्ड बिजनेस एक्विजिशन, कभी ये वर्ड सुना है आपने? यस सर। बिजनेस एक्विजिशन सुना है आपने? यस सर। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्विजिशन। इसकी मॉडर्न टर्म है बिजनेस कॉम्बिनेशन। आजकल इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसके लिए मैं पहले लिख दूं डिस्कस्ड, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन शब्द है, डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल अंडर इंडेस 103। चलो एक और इंडेस का नाम याद हुआ कि जो एक दूसरे के बिजनेस खरीदे जाते हैं इन्हें बिजनेस कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और इस पर इंडेस 103 लगता है। बहुत जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना सर इंडेस 103 का कोई डिटेल बताने वाला हूं, कुछ नहीं बताने वाला अभी मैं, ठीक है? हाँ तो मैं एक जनरल बात पूछता हूं, जब भी कोई कुछ खरीदता है तो उसके लिए कंसिडरेशन देता है, तो कंसिडरेशन पेड बाय ए लिमिटेड इसमें हम केस 1, केस 2, केस 3 तीन केसेस बनाएंगे। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, उसको खरीदने के लिए उसने कुछ दिया, कंसिडरेशन दिया, चाहे कैश दिया चाहे शेयर्स दिया, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, मैंने बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। और वो दिया मान लीजिए 50 लाख रुपए, यहां भी 50 लाख ही ले लेते हैं, यहां भी 50 लाख ले लेते हैं। और जो बी लिमिटेड को खरीदा उसकी औकात कितनी थी, उसकी हैसियत, भाई आप किसी को खरीद रहे हो तो उसकी वर्थ क्या थी,
तो नेटवर्थ बोलते हैं यहां पर, इतना मेरे ख्याल से आता होगा, नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है ना। नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड जो है वो मान लीजिए 40 लाख थी, यहां पर 60 लाख थी, यहां पर 50 लाख ही थी। तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्विजिशन फॉर ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को ये बिजनेस एक्वायर करने में क्या फायदा नुकसान हुआ? कैन एनीबडी टेल मी? हेलो हेलो, कोई बताने को तैयार नहीं? बताओ। कोई बताने को तैयार है? सर फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ है सर 10 लाख का। अरे बड़ी सिंपल बात है यार, आप बता नहीं पा रहे। सर 10 लाख का प्रॉफिट है। महिमा, रौनक, श्वेता, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? श्रेयांश, शायद आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी, मुझको आपकी नहीं आ रही, क्या हो रहा है? हेलो सर। हाँ अब आई मुझे आपकी आवाज। जल्दी बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट है फर्स्ट केस में। पहले केस में 10 लाख का लॉस हुआ ना यार। भाई आप 40 रुपए की चीज को 50 में खरीद लाए तो नुकसान ही तो कर बैठे। लॉस हुआ है सर। यहाँ पे 50 की चीज, 60 रुपए की चीज 50 में ही मिल गई खरीद। मैं ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बीच में आवाज गायब हो गई थी। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक्चुअली इस प्रॉफिट को लॉस को लॉस नहीं कहा जाता, इसको गुडविल कहा जाता है। आई थिंक ये सुना होगा आपने। यस सर। अरे भाई खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 40 लाख की चीज के 50 लाख रुपए दे रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं। मैं 40 लाख के आपको 50 लाख दे रहा हूं तो दो ही बात हो सकती है, या तो मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूं, अटामाजी सटकली, मैं 40 की 50 क्यों दूंगा, और यह आपकी वर्थ है, गुडविल है आपकी, यह आपकी गुडविल है। मुझे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तो भी निकाल लूंगा, तो मैंने गुडविल के पैसे दिए। ये इस फायदे को क्या नाम देते हैं मालूम है आपको? कोई बोल सकता है? इस फायदे को क्या कहते हैं? ये रोज रोज तो होता नहीं, कभी कभार होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का। तो पहले इसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता था। आजकल इस फायदे का नाम है, लिख लें पहले, गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये नाम है इसका। मैं प्यार से इसको कहता हूं जीओबीपी। और यहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो यहां पर एक इंडेक्स 103 की बात बता रहा हूं। इंडेक्स 103 कहता है ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसको आप बिजनेस एक्विजिशन बोलो और देसी भाषा में बोला परचेज ऑफ बिजनेस बोलो, है ना। मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 में बहुत सारे केसेस आपको बताऊंगा। ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन डोआ, डोआ मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, वहां भी एक्विजिशन हो रहा है। देयर में अराइज में, देयर में अराइज, हो भी सकता है नील, कुछ भी ना हो। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज।
तो जिसको आप पहले कभी आपने एमल्गमेशन एब्जॉर्प्शन वाले जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसमें कई बार गुडविल के साथ कैपिटल रिजर्व वर्ड बोला जाता था, आजकल उसको कैपिटल रिजर्व नहीं बोलते हैं, वो इन फायदा ही, लेकिन वो क्योंकि आपको ज्यादा वर्थ की चीज कम पैसे देकर मिल गई है तो डेफिनेटली फायदा है, लेकिन उसका नाम दिया गेन ऑन बार्गेन परचेज। सर ये ऐसा नाम क्यों दिया? बस नाम है, अब नाम दे दिया, गेन तो है ही वो। चलिए यहां तक क्लियर?